हेलो बच्चों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है रसगुल्ला आर्मी? उम्मीद कर रहा हूं ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि बच्चों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने लेकर वन शॉट लेक्चर, जो कि आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे रिवीजन लेक्चर, वन शॉट लेक्चर, और टॉपिक रहेगा अपना कॉकरोच। तो चलिए बच्चों, अपन बात करते हैं। जब भी कोई ये पूछे ये जब भी कोई ये पूछे ये कॉकरोच है क्या, हमने बोला मेरे दोस्त, ये कॉकरोच जो मेरे पास बात कर रहे हैं, ये कॉकरोच एग्जैक्टली में एक कीट है। कॉकरोच क्या है मेरे पास? कीट है। आपको पता है जितने भी कीट है, उन कीट को एनिमल किंगडम के कौन से संघ में रखा गया है? उनको संघ ऑर्थ्रोपोडा में रखा गया है। ऑर्थ्रोपोडा की कौन सी वर्ग में, कौन सी क्लास में रखा गया है? इंसेक्टा में रखा गया है। अब पूछेगा, गुरुजी एक बात बताओ ना। हमने कहा बताओ, ये कीट जो था, ये कॉकरोच जो था, ये कैसे रंग का था? बच्चे, जब भी कोई कॉकरोच के रंग के बारे में पूछे तो कॉकरोच भूरे या काले रंग का दिखाई देता है। तुम्हारे घर में दिखाई देता होगा, किचन वगैरह में रात को कॉकरोच घूमता हुआ दिखाई देता होगा। वो कैसा होता है? भूरे या काले रंग का होता है। सवाल था, सर क्या कॉकरोच का इसके अलावा कोई रंग नहीं होता? अरे होता है। अगर हम उष्ण कटिबंधीय भाग में देखें तो कॉकरोच अलग अलग रंग रूप के पाए जाते हैं। कहीं पे कॉकरोच मिलेंगे वो चमकीले पीले रंग के मिलेंगे, कहीं पे लाल रंग के मिलेंगे, कहीं पे हरे रंग के कॉकरोच भी दिखाई देते हैं। सवाल था, गुरुजी अगर हमसे कोई कहे कि कॉकरोच का साइज कितना है? बेटा, कॉकरोच का साइज जो है वो 1/4 इंच से लेके 3 इंच का है। 1/4 इंच से लेके 3 इंच का है, मतलब 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर का है। ये क्या है? कॉकरोच का साइज। अब मैंने आपको बोला कि घर में जब हम देखते हैं तो रात के टाइम कॉकरोच घूमते फिरते दिखाई देते हैं। इसका मतलब दिन के टाइम तो कॉकरोच अपने घर में छिपे रहते हैं, वो रात के टाइम बाहर निकलते हैं। और ऐसे जंतु जो रात के टाइम बाहर निकलते हैं उन्हें बोलते हैं रात्रिचर। पूछेगा कॉकरोच क्या खाते हैं? अरे कॉकरोच सब कुछ खाते हैं। अगर शाकाहारी भोजन मिलेगा उसे भी खा लेंगे, अगर मांसाहारी भोजन मिलेगा उसे भी खा लेंगे। मतलब ये सर्वभक्षी होते हैं, ये सब कुछ खाते हैं। पूछेगा सर कॉकरोच कहां पाए जाते हैं? अब देखो, पूरे संसार में कॉकरोच है, मिलेगा कहां पे? अरे जनरली कॉकरोच कहां से निकल के आते हैं? किचन की नाली वगैरह से निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि उस नाली वाला जो भाग था उसमें अंधेरा भी होता है और नमी भी होती है। तो कॉकरोच जो है वो कहां पे? हल्का अंधेरा हो, नमी हो और पोषक पदार्थ खूब सारे हो। तो जब भी बोले कॉकरोच कहां मिलते हैं? नम जगहों पर। तो याद रखना, कॉकरोच रात्रिचर है, सर्वाहारी है और नम जगह पर पाया जाता है। सवाल पूछेगा अगला, सर क्या कॉकरोच हमारे लिए फायदेमंद है? नहीं, कॉकरोच हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। नहीं है, नहीं है। मतलब कॉकरोच का कोई भी आर्थिक महत्व नहीं है, बल्कि ये कॉकरोच जो थे, ये कॉकरोच तो हमारे लिए हानिकारक है। हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। एग्जैक्टली में कॉकरोच क्या होते हैं? पीड़क होते हैं। और ये पीड़क क्या काम करते हैं? ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ये क्या काम करते हैं? हमारे भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। बोला सर कैसे कर देगा? मान लीजिए किचन में मम्मी ने खाने को ढका नहीं, कॉकरोच जाएगा और उस खाने के ऊपर मल त्याग कर देगा, और इसके मल की दुर्गंध की वजह से वो पूरा का पूरा खाना क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। और अगर उस दूषित खाद्य पदार्थ को हमने खा लिया तो उसकी वजह से बीमारी होने के चांस है। तो मैं ये कह दूं कि कॉकरोच जो है वो एक पीड़क है, वो हमारे लिए हानिकारक है। ये हमारे भोज्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है। इसके मल की दुर्गंध की वजह से भोजन क्या हो जाता है? दूषित। और ये कई सारी बैक्टीरियल बीमारियों को फैलाने का काम भी करता है। कौन? कॉकरोच। अब सवाल था, गुरुजी अगर हमसे कोई पूछे कि कॉकरोच की आकारिकी कैसी है? सुनो भाई, कॉकरोच की आकारिकी कैसी है? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कॉकरोच की सबसे सामान्य प्रजाति कौन सी है। बेटा, हमारे इंडिया में कॉकरोच की सबसे सामान्य प्रजाति जो है उसका नाम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पूछेगा सर इस पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना को देखें तो एक वयस्क पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है, उसकी लंबाई कितनी होती है? एक वयस्क पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की लंबाई होती है 34 से लेके
53 mm, मतलब अगर इसे ही मैं सेंटीमीटर में कहूं तो 3.4 से लेके 5.3 सेंटीमीटर ये कॉकरोच की लंबाई है। पूछेगा सर कॉकरोच आपने कौन से फाइलम का सदस्य बताया? आर्थ्रोपोडा का बताया। और आपको पता है आर्थ्रोपोडा के शरीर पे बाह्य कंकाल पाया जाता है जो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। इसका मतलब कॉकरोच के शरीर के ऊपर भी काइटिन का बना हुआ कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है और उस बाह्य कंकाल की वजह से ही कॉकरोच के शरीर का रंग कैसा हो दिखाई देता है बेटा? हमें भूरा रंग दिखाई देता है। अब सवाल था सर कॉकरोच जो है वो अपने पास फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। हमने कहा हां। और आपने पढ़ा होगा जंतु जगत में कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा ये तीन ऐसे फाइलम है जिनके जंतुओं का शरीर खंडित होता है, खंडों में विभक्त होता है। बोला हां। तो कॉकरोच का शरीर भी खंडों में विभक्त होता है? बोला हां। और कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड के ऊपर क्या पाया जाएगा? बाह्य कंकाल। और वो बाह्य कंकाल किसके रूप में? कठोर प्लेट के रूप में पाया जाता है और उन कठोर प्लेट को बोलते हैं स्क्लेराइट या मैं कहूं कंटिका। तो जब भी बोले कॉकरोच के शरीर पर कठोर प्लेट जो पाई जाती है काइटिन की, उनको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट बोलते हैं, कंटिका बोलते हैं। कंटिका काइटिन की बनी हुई कठोर प्लेट है जो कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड पर पाई जाती है। पूछेगा सर आप हमें बताइए कॉकरोच का शरीर कैसा है? खंडित शरीर है। कैसा शरीर है? खंडित शरीर है। खंडित शरीर है, वो तीन खंडों में बटा हुआ है। सवाल था गुरुजी आप बताओ कॉकरोच का शरीर, आपने बोला खंडित शरीर है और वो तीन खंडों में बटा हुआ है। हमने कहा कौन कौन से खंड? सिर, वक्ष तथा उदर। और ये जो तीन भाग थे, ये तीन भाग में जो बटा हुआ है, इन तीनों भागों में भी खंड होते हैं। जैसे सिर में केवल एक ही खंड होता है, वक्ष तीन खंडों में बटा होता है और उदर में 10 खंड होते हैं। हमने बोला प्रत्येक खंड के ऊपर काइटिन का जो बाह्य कंकाल था वो किस रूप में पाया जाता है? प्लेट के रूप में पाया जाता है। और उन प्लेट को क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने कॉकरोच के शरीर का एक खंड लिया और इस खंड में हमने देखा ये इस खंड की पृष्ठ सतह है, ये इस खंड की अधर सतह है और ये इस खंड की पार्श्व सतह है। ये इस खंड की पार्श्व सतह है। तो हमने बोला कॉकरोच का शरीर कैसा है? खंडित, पृष्ठ सतह, अधर सतह और ये कौन सी है? पार्श्व सतह। हमने बोला कॉकरोच के प्रत्येक खंड पर काइटिन की प्लेट पाई जाती है। आपने कहा हां, जो पृष्ठ सतह पर पाई जाती है उसे बोलते हैं पृष्ठक। पृष्ठक या इसे ही बोलते हैं टर्गम। तो जो भी बोले टर्गम या पृष्ठक है क्या, तो आप कहोगे काइटिन की वो प्लेट जो कि पृष्ठ सतह पर पाई जाती है उसे बोलते हैं पृष्ठक या टर्गम। याद रखना टर्गम नाम। नेक्स्ट, काइटिन की वो परत जो शरीर के खंड की अधर सतह पर पाई जाती है उसे बोलते हैं अधरक। अधरक नहीं, अधरक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं स्टर्नम। काइटिन की वो प्लेट जो शरीर की पार्श्व सतह पर पाई जाती है, इस पार्श्व सतह पर पाई जाने वाली प्लेट को अपन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्लूरोन। पार्श्व सतह पे पाई जाती है इसे क्या बोलते हैं? प्लूरोन। इसे बोलते हैं प्लूरोन। तो जब भी बोले बताओ ऐसे स्टर्नम जो शरीर की पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं टर्गम, जो शरीर की अधर सतह पर पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्टर्नम, जो शरीर की पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्लूरोन। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये समीपवर्ती, ये जो समीपवर्ती स्क्लेराइट्स है ये आपस में एक पतली झिल्ली से जुड़े होते हैं। हमने बोल दिया ये लाल कलर की पतली सी झिल्ली है। इस पतली सी झिल्ली से ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं।
पतली सी झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये पतली सी झिल्ली जो दो समीपवर्ती स्क्लेराइट को आपस में जोड़ती है, इसे बोलते हैं संधिकारी झिल्ली। या इसी का दूसरा नाम है आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। संधिकारी झिल्ली या इसे ही बोलते हैं आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। जब भी बोले ये आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन है क्या, हमने बोला ये आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन एक पतली तथा लचीली झिल्ली है जो दो समीपवर्ती स्क्लेराइट को आपस में जोड़ती है। तो हमने बोला ये क्या है, हमने बोला ये पतली तथा लचीली झिल्ली है जो दो समीपवर्ती स्क्लेराइट को आपस में जोड़ती है। जो दो समीपवर्ती स्क्लेराइट को आपस में जोड़ती है, इसे ही क्या बोलते हैं, संधिकारी झिल्ली या आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन बोलते हैं। चले भैया, अब सवाल था, गुरुजी एक बात बताओ, आपने अभी बोला था कॉकरोच का शरीर कितने भागों में बटा है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में बटा है। आप ये बताओ कॉकरोच का जो खंडित शरीर है उसके 3 भाग कौन से हैं। हमने बोला एक भाग है सिर, दूसरा भाग है वक्ष और तीसरा भाग है उदर। 3 भागों में बटा हुआ है। पूछेगा आप बताओ सिर जो है इसमें कितने खंड है, हमने बोला केवल 1 खंड। एक खंड है। सिर में केवल क्या है, 1 खंड है। और ये सिर किससे घिरा हुआ है, ये एक काइटिन के कैप्सूल से घिरा है। हमने बोला ये 6 खंडों के जुड़ने से बनता है। तथा काइटिन आवरण से आवृत होता है। नेक्स्ट, दूसरा भाग कौन सा है, हमने बोला दूसरे भाग को बोलते हैं वक्ष। वक्ष में 3 खंड है। इसमें 3 खंड है। पूछेगा 3 खंड कौन कौन से हैं, हमने बोला प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ये 3 खंड है। और क्या खास बात है, इस थोरेक्स की खास बात यह है बेटा कि इस थोरेक्स वाले भाग पे ही 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख उपस्थित है। तो हमने बोला इस पे क्या है, हमने बोला 2 जोड़ी पंख उपस्थित, इस पर 3 जोड़ी टांगे उपस्थित। किस पे, वक्ष भाग पे, थोरेक्स वाले भाग पे। नेक्स्ट, तीसरा जो भाग इसका है उसको बोलते हैं उदर भाग। क्या बोलते हैं, उदर भाग। इस उदर भाग में टोटल मिला के 10 खंड है।
तो चाहे नर रहे चाहे मादा रहे, उसके उदर भाग में कितने खंड है? 10 खंड है। ये हमने बात किया कॉकरोच के शरीर के बारे में। सवाल था सर, हमने बोला हां बताओ क्या कहना चाह रहे हो? बोला सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कॉकरोच के शरीर को देखें तो आप कॉकरोच के शरीर के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? हमने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। बोला तो सर बताओ। ये लो भैया, कॉकरोच के शरीर में बताने के लिए हमने आपके सामने ये कॉकरोच लिया। हमने कॉकरोच लिया, हमने कहा कॉकरोच का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है शरीर का, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली में इस भाग को ही अपन बोल के चलते सिर। ये कॉकरोच के शरीर का जो भाग है इस भाग को क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं। पूछेगा सर कॉकरोच के सिर वाले भाग की क्या खास बात है? भैया कॉकरोच के सिर की खास बात यह है कि कॉकरोच का सिर जो होता है वो उसके शरीर की जो अनुदैर्ध्य अक्ष है उससे समकोण पर स्थित होता है। तो हमने बोला ये शरीर की अनुदैर्ध्य अक्ष से समकोण पर स्थित। समकोण पर स्थित होता है क्या? सिर। हमने एक चीज और नोट की मेरे दोस्त। क्या नोट किया? हमने नोट किया ये जो अपने सिर पर दिखाई दे रहे हैं ये गुलाबी रंग के, इनको अपन बोलते हैं एंटीना। इनको क्या बोल के चलते हैं? एंटीना। एग्जैक्टली में कॉकरोच जो होता है उस कॉकरोच में एक जोड़ी एंटीना है। कितने जोड़ी एंटीना है? हमने बोला अगर कॉकरोच को देखोगे तो उसके सिर पर एक जोड़ी 1 पेयर एंटीना है। ये एंटीना संवेदनशील संरचना है जो इस कॉकरोच को बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। तो जब भी बोले एंटीना क्या काम करते हैं, हमने बोला ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। ये कॉकरोच को बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। बोला ठीक बात है सर। और हमने बोला यहां पे कॉकरोच को देखिएगा, आपको ये कॉकरोच दिखाई दे रहा होगा, ये कॉकरोच की आईज है। ये कॉकरोच की आईज है। हमने बोला ये कॉकरोच की आंखें हैं, ये है संयुक्त नेत्र। जब भी बोले कॉकरोच के नेत्र कैसे, आप कहोगे कॉकरोच के नेत्र जो होते हैं वो संयुक्त नेत्र होते हैं। वो पूछेगा इन संयुक्त नेत्र के बारे में बताइए ये कितने जोड़ी है? आप कहोगे जी ये 1 पेयर है। इन संयुक्त नेत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो होती है ओमेटिडिया। तो हमने बोला संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। इनकी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? ओमेटिडिया। ये ओमेटिडिया इन नेत्रों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। बोलेगा गुरुजी अगर कॉकरोच का एक नेत्र बाहर निकाल लूं तो एक नेत्र में कितने ओमेटिडिया? तो हमने बोला जब भी एक नेत्र में ओमेटिडिया की संख्या पूछे तो हमने बोला 2000 ओमेटिडिया प्रत्येक नेत्र में उपस्थित।
कितने ओमेटिडिया है एक नेत्र में? हमने बोला एक आंख में लगभग 2000 ओमेटिडिया उपस्थित है। किसके? कॉकरोच के। पूछेगा सर एक बात और बताओ। हमने कहा कॉकरोच की दृष्टि कैसी होती है? याद करो कॉकरोच क्या था? रात्रिचर जंतु था, रात्रि में बाहर निकलता था। तो कहने का मतलब इसका विजन, इसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए ताकि कम लाइट में भी ये आसानी से देख सके। तो हमने बोला कॉकरोच की दृष्टि जब भी पूछे तो इसमें होता है मोजेक दृष्टि। या इसी को ही बोलते हैं रात्रि दृष्टि। इसी को बोलते हैं मोजेक दृष्टि, या इसी को क्या बोलते हैं? रात्रि दृष्टि। सवाल सबसे बढ़िया था सर, मोजेक दृष्टि और रात्रि दृष्टि जो थी इसकी खास बात क्या थी? बेटा इस मोजेक दृष्टि की और रात्रि दृष्टि की खास बात यह थी कि इसकी संवेदनशीलता तो थी बहुत ज्यादा, एंड आवर्धन क्षमता जो थी, रिजोल्यूशन जो था, आवर्धन क्षमता जो थी वो थी कम। तो हमने बोला इसकी संवेदनशीलता वो तो है बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन आवर्धन वो क्या होता है इनमें? कम। रिजोल्यूशन जो होता है वो होता है कम, स्पष्टता जो होती है वो होती है कम। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब सवाल था गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा पूछेगा ये जो दिखाई दे रहा है लाल रंग का ये क्या है? भैया ये जो दिखाई दे रहा है ये कॉकरोच का मुख है। ध्यान रखना कॉकरोच का मुख है वो काटने तथा चबाने प्रकार का है। कैसा है? हमने बोला ये मुख है, ये अपने पास है काटने तथा चबाने वाला। ये काटने तथा चबाने वाला मुख है किसका? कॉकरोच का, जो कि उनके सिर के अग्रभाग पे स्थित है। बोला सर ठीक है। नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि कॉकरोच का ये सिर है ये किससे जुड़ा हुआ है? वक्ष भाग से जुड़ा हुआ है। अरे वक्ष भाग जो था वो कितने भाग में डिवाइडेड था? 3 में, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। तो जब भी पूछे बताओ सिर को वक्ष से जोड़ने का काम कौन करती है? हमने बोला ये ग्रीवा करती है। कौन करती है? ग्रीवा करती है। और ये ग्रीवा जो होती है ये पतली तथा लचीली होती है। अरे ग्रीवा पतली और लचीली होगी तो बताओ सिर सभी दिशाओं में घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यस। तो हमने बोला ये कैसी है? पतली तथा लचीली। ये सिर की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब ग्रीवा पतली और लचीली है, इसीलिए कॉकरोच का सिर जो था वो अत्यधिक गतिशील है। सिर को अत्यधिक गतिशीलता प्रदान करती कौन? ग्रीवा। नेक्स्ट। अब बात करते हैं थोरेक्स के बारे में। हमने बोला थोरेक्स वाला जो भाग था उस पर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती। ये लो जी, हमने बोला थोरेक्स वाला जो भाग था उसकी सबसे पहली बात तो ये थी कि थोरेक्स पे 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। हमने बोला ये जो सफेद रंग की जो हमने बनाई है ये मेरे पास है लेग्स। कितनी है? हमने बोला 3 जोड़ी है। हमने बोला ये मेरे पास है 3 पेयर्स। पूछेगा ठीक है। और हमने बोला इसके वक्ष भाग पे 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पंख? यहां पे 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। कौन से? देखो, हमने बोला एक पंख तो ये था, हमने बोला एक तो ये था। इस पंख को क्या बोला? हमने इसको बोल दिया अग्र पंख। इसे क्या बोल दिया? इसे बोल दिया अग्र पंख या टैगमीना या मीजोथोरेसिक
पंख। चले भैया, दूसरा पंख यहां पर था, ये रहा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, ये रहा। ये जो पंख जो था इसे बोल दिया पश्च पंख, या इसी पंख का दूसरा नाम था क्या? मेटाथोरेसिक। मेटाथोरेसिक पंख। अब बड़े ध्यान से देखना, जब भी बोले पंख कितने, हमने बोला टोटल मिला के 4, पूछेगा अग्र पंख कितने जोड़ी, हमने बोला एक जोड़ी, एक जोड़ी अग्र पंख होते हैं। पूछेगा ये कैसे होते हैं, हमने बोला ये लंबे गहरे तथा लैद्री होते हैं। हमने बोला ये कैसे होते हैं, हमने बोला लंबे गहरे रंग के तथा लैद्री होते हैं। पूछेगा ये क्या काम करते हैं, बेटा इन पंख से कॉकरोच का शरीर ढका होता है। तो अगर कोई कहे कि बताओ इन पंख का कार्य क्या है, तो मैं कह दूं ये शरीर को ढकने का काम करते हैं, दैट इज शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो क्या काम करते हैं, शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बोला ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे पंख जो मेरे पास है उनको बोल दिया पश्च पंख। पूछे गए पश्च पंख कितने, 2, मतलब ये भी कितने जोड़ी, हमने कहा सर ये भी एक जोड़ी है, 1 पेयर है। अरे पश्च पंख भी कितने जोड़ी, एक जोड़ी है, हमने कहा 1 पेयर है। ये कैसे है, ये छोटे हैं, झिल्ली में है तथा पारदर्शी है। तो कैसे है, हमने बोला ये अपने पास है छोटे, झिल्ली में तथा पारदर्शी, पूछेगा सर आप ये बताओ इन पश्च पंख का क्या काम है। अरे ये छोटे छोटे पंख है, इनकी सहायता से कॉकरोच है वो कुछ दूरी तक उड़ान भर सकता है। तो जब भी बोले कार्य क्या है इनका, हमने बोला उड़ने में सहायक। ये उड़ने में सहायक होते हैं। चले भैया, सवाल था गुरुजी तीसरा भाग इनके शरीर का कौन सा है। हमने बोला इनके शरीर का ये तीसरा जो भाग हमें दिखाई दे रहा है ये एग्जैक्टली में उदर भाग है, जिसमें टोटल कितने खंड है, 10 खंड है। चले तो उदर के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हम पहले ये बात करते हैं कि सर आपने बोला था कि कॉकरोच के सिर पे क्या है, मुख है, और वो कैसा है, काटने और चबाने टाइप का है। अगर मैं कॉकरोच के मुंह को तोड़ दूं तो बताओ मुंह कौन कौन से भागों से मिलके बना है। यही काम की बात थी, बड़े ध्यान से देखना। अगर कॉकरोच के मुंह को तोड़े तो हमने क्या देखा कि कॉकरोच के मुंह को तोड़े तो ये इतने इतने पार्ट हमने अलग कर लिए। सबसे पहले है लैब्रम, इस लैब्रम को अपन बोलते हैं ऊपरी होठ। दूसरा भाग है लैब्रियम, पहला है लैब्रम, दूसरा है लैबियम, इस लैबियम को बोलते हैं निचला होठ। निचला होठ। हमने बोला ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये मेरे पास है मैंडिबल। तो जब भी बोले कि ऊपरी होठ कितना, केवल एक, निचला होठ कितना, केवल एक, लेकिन मैंडिबल कितने, हमने बोला ये मैंडिबल जो है ये मेरे पास है 1 पेयर। पूछेगा ये मैंडिबल का क्या काम था। अरे ये मैंडिबल भोजन को काटने और चबाने के लिए उत्तरदायी थे। तो मैंने बोला ये क्या काम करते हैं, भोजन को काटने तथा चबाने में सहायक।
ये भोजन को काटने तथा चबाने में सहायक है। कौन? मैंडिबल। नेक्स्ट, इसके अलावा यहां पे देखिए हमको दिखाई जो दे रहा है वो दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त मैक्सिला। ये रहा मैक्सिला, ये रहा मैक्सिला। सवाल यही पूछेगा सर मैक्सिला कितने? भैया बड़े ध्यान से देखना, मैक्सिला जो है वो अपने पास है 1 पेयर। कितने हैं? 1 पेयर। बच्चे मैक्सिला जो है ये पंख तथा एंटीना की सफाई में सहायक होते हैं। क्या काम करते हैं? तो हमने बोला ये पंख तथा एंटीना की सफाई में सहायक। ये पंख तथा एंटीना की सफाई में सहायक है। कौन? हमने बोला मैक्सिला। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने एक चीज नोट करी। क्या? हमने बोला ये मैक्सिला जो थे, इस मैक्सिला को ध्यान से देखिए। इन मैक्सिला पे ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग देखिए, ये दोनों की दोनों तो ऐसी दो भुजाएं हैं। मैक्सिला की ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं को बोलते हैं मैक्सिलरी पल्प। इनको बोलते हैं मैक्सिलरी पल्प। आपको बता दूं ये मैक्सिलरी पल्प कितनी है? 2, मतलब ये एक जोड़ी है। और कैसी संरचना है? हमने बोला संवेदी संरचना। संवेदी संरचना है। उसी तरह आप इस लैब्रम पे देखिए, आपको ये भुजाएं दिखाई दे रही होगी। यस, ये लैब्रम पे ये जो भुजाएं दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं लैबियल पल्प। बेटा ये लैबियल पल्प भी कितनी दिखाई दे रही है आपको? 2। कितनी दिखाई दे रही है? 2, मतलब ये भी कैसी है? हमने बोला ये भी मेरे पास है 1 पेयर। ये भी कैसी है? हमने बोला ये भी संवेदी संरचना है। अब ध्यान रखना, चाहे मैक्सिलरी पल्प हो चाहे लैबियल पल्प हो, ये दोनों की दोनों पल्प ही हमें किस चीज का ज्ञान कराती है? ध्यान रखना, ये कॉकरोच को ज्ञान कराती है, गंध के बारे में, भोजन के स्वाद के बारे में ज्ञान कराने का काम करती है। अब इन सारी चीजों से घिरा हुआ ये बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इस बीच वाले भाग को हम बोल के चलते हैं हाइपोफेरिंक्स। और मैं बता दूं ये हाइपोफेरिंक्स कुछ और नहीं, यही वो संरचना है जो जीभ की तरह कार्य करती है। तो जब भी बोले बताओ कॉकरोच में जीभ की तरह कार्य कौन करता है, आप कहोगे हाइपोफेरिंक्स करती है, हाइपोफेरिंक्स करती है। चलें जी आगे। यहां पे हमने कॉकरोच के माउथ को डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात थी गुरुजी अगर हमसे कोई कॉकरोच के उदर के बारे में पूछे तो, अरे हमने बोला कॉकरोच की उदर के बारे में पूछे तो चाहे नर कॉकरोच हो चाहे मादा कॉकरोच हो, उनके शरीर में, उनके उदर भाग में कितने खंड है? हमने बोला टोटल मिला के 10 खंड ये होता है। उदर में टोटल मिला के कितने भाग होते हैं? हमने बोला 10 खंड होते हैं, 10 भाग होते हैं। बोला सर ठीक है। हमने क्या देखा? कॉकरोच में उदर वाले भाग की पृष्ठ सतह को देखा। जब पृष्ठ सतह को देखा तो हमने क्या देखा कि पृष्ठ सतह पर जो 10वां खंड था, उस 10वें खंड पर हमें ये एक जोड़ी संरचना दिखाई दी जिसको बोला गुदालूम, दैट इज एनल सरसी। तो जब भी बोले एनल सरसी कितनी है, हमने बोला ये 1 पेयर है, एक जोड़ी है, एक जोड़ी है। कहां पर स्थित है? आप कहोगे उदर के 10वें खंड की पृष्ठ सतह पर स्थित है। बोला गुरुजी इस एनल सरसी को उखाड़ के देखे तो, उखाड़ के देखे तो हमने क्या देखा? ये एनल सरसी एक तंतु में संरचना है और इसमें बहुत सारे जोड़ दिखाई दिए, जॉइंट दिखाई दिए। तो हमने बोला ये क्या है? हमने बोला संधि युक्त तंतु में संरचना। ये अपने पास क्या है? हमने बोला ये संधि युक्त तंतु में संरचना है। कौन? गुदालूम। तो एनल सरसी कैसी है? संधि युक्त तंतु में संरचना है। बोला सर ठीक है।
गुरुजी एक बात बताओ, क्या आप बताओ ये एनल सर्सी किस में मिलेगा, नर में मिलेगा कि मादा में? भाई चाहे नर कोकरोच को देख लो, उसके भी उदर के 10वें खंड की पृष्ठ सतह पर एनल सर्सी मिलेगा, एक जोड़ी। चाहे मादा को देख लो, उसमें भी मिलेगा। तो मैंने बोला ये दोनों में उपस्थित नर व मादा दोनों में उपस्थित। नर और मादा दोनों ही कॉकरोच में उपस्थित होता है। पूछेगा सर आप कह रहे हो ये नर मादा दोनों में उपस्थित, तो आप बताओ ना इस गुदालूम का क्या कार्य है। सुनो भैया, ये जब भी पूछे इन गुदालूम का कार्य तो ध्यान रखना बेटा, ये गुदालूम जो है ये एनल सर्सी, ये एग्जैक्टली में साउंड रिसेप्टर है जो क्या काम करते हैं, ध्वनि की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। तो इनका कार्य क्या है? हमने बोला ये अपने पास है साउंड ग्राही, ग्राही दैट इज ध्वनि ग्राही, जो कि ध्वनि की संवेदनाओं को ग्रहण करके और ध्वनि के बारे में ज्ञान कराते हैं। बोला सर ठीक है। अब गुरुजी बताओ अगर हम अधर सतह को देखें तो? बेटा अगर उदर की अधर सतह को देखें तो सबसे पहले हमने बात किया वो इस 7वें उदरीय खंड के बारे में बात किया। बेटा याद करो 7वें उदरीय खंड की अधर सतह पर जो पाया जाएगा उस स्क्लेराइट को क्या बोलेंगे? स्टर्नम। तो हमने बोला कि मादा में सेवंथ स्टर्नम क्या था? वो काइटिन की प्लेट जो अधर सतह पर पाई जाती थी। सेवंथ स्टर्नम नौकाकार तथा सबसे बड़ा होता है। तो मादा में तो हमने क्या चीज देखी? मादा में हमने देखी कि उसमें 7वें नंबर का स्टर्नम जो होगा, 7वें नंबर के उदरीय खंड की अधर सतह पर जो स्टर्नम मिलेगा वो कैसा दिखाई देगा? नौकाकार, और वो क्या है? सबसे बड़ा। दूसरी बात, जब हमने नर को देखा तो क्या देखा कि नर जो कॉकरोच था उसके उदर के 9वें खंड की अधर सतह पर, उदर के 9वें खंड की, ये था 10वें पे। देखो आराम से, ये वाला कौन से पे था? 10वें खंड पे। यहां पे देखो ये कौन से पे? 9वें खंड की अधर सतह पर एक जोड़ी एनल स्टाइल मिलते हैं, पुच्छ शूक मिलते हैं। तो हमने बोला ये पुच्छ शूक कैसे हैं? हमने बोला ये अपने पास है एक जोड़ी, एक जोड़ी है। पूछेगा सर आपने बोला 9वें खंड की अधर सतह पर एक जोड़ी एनल स्टाइल गुदासूक पाए जाते हैं। हमने कहा हां पाए जाते हैं। बोला ये जो गुदासूक थे ये कैसे होते हैं? बेटा ये गुदासूक जो होते हैं ये छोटे धागे नुमा संरचना है। तो हमने बोला ये क्या है? हमने बोला ये छोटे धागे नुमा संरचना, ये छोटे धागे नुमा संरचना है। पूछेगा ये नर में पाई जाती कि मादा में? हमने बोला ध्यान रखना जब भी एनल स्टाइल के बारे में बात करके चले तो ये केवल नर में उपस्थित, ये केवल और केवल नर में उपस्थित है, जबकि ये गुदालूम एनल सर्सी ये नर व मादा दोनों में उपस्थित होते हैं। पूछेगा गुरुजी आप बताओ ये जो गुदासूक है ये एग्जैक्टली में आपने बोला केवल नर में पाया जाता है, तो नर में क्या काम होता है? बेटा नर जब मादा के साथ मैथुन करता है तो वो इन्हीं की सहायता से करता है, मतलब ये नर मैथुनांग है, ये नर मैथुनांग है। कौन? एनल स्टाइल गुदासूक। यस चले भैया। बोलो सर ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली बात थी सर एक बात बताओ, अगर हम नर तिलचिट्टे को देखें, हमने कहा बिल्कुल देखो, और उस नर तिलचिट्टे में अगर हम जनन कोष्ठ को बात करके चले, किसके बारे में? जनन या जननिक कोष्ठ के बारे में। ये लो हमने बोला ये उसका है जननिक कोष्ठ।
इस नर के जननिक कोष्ठ के बारे में बात करके चले तो हमने बोला नर में ये जननिक कोष्ठ जो है ये उदर के पश्च भाग में स्थित होता है। कहां स्थित होता है? उदर के पश्च भाग में। कैसे? बड़े ध्यान से देखो। हमने बोला कॉकरोच जो था, उस कॉकरोच को ध्यान से पढ़े तो हमने बोला ये मान लीजिए कॉकरोच के शरीर की पृष्ठ सतह है, और ये कॉकरोच के शरीर की कौन सी सतह है? अधर सतह है। बोला सर ठीक है। हमने क्या देखा? ये जनिक कोष्ठ जो था ये पृष्ठ सतह पर किससे? 9 नंबर के पृष्ठक, दैट इज ये मेरे पास है 9th टर्गम, 9th टर्गम, पृष्ठ सतह पर 9th टर्गम तथा 10th टर्गम से घिरा होता है। जबकि आधार सतह पर, जबकि आधार सतह पर ये किससे घिरा होता है? ये 9th स्टर्नम से घिरा होता है। आधार सतह पर ये 9th स्टर्नम से घिरा होता है। तो जब भी बोले नर का जनिक कोष्ठ, आप कहोगे पृष्ठ सतह पर 9th टर्गम तथा 10th टर्गम से घिरा होता है, जबकि आधार सतह पर 9वें टर्गम से घिरा होता है। अब क्या देखा? हमने देखा इस जनिक कोष्ठ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जनिक कोष्ठ की पृष्ठ सतह पर यहां पर ये एक द्वार दिखाई दिया। ये यहां पर जो द्वार दिखाई दिया, इस द्वार को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं गुदा। तो जब भी बोले ये गुदा जो है ये जनिक कोष्ठ की कौन सी सतह पर? हमने बोला इस जनिक कोष्ठ की पृष्ठ सतह पर स्थित। हमने बोला कहां पर? हमने बोला पृष्ठ सतह पर। परिस्थित। हमने एक चीज और देखी। क्या? हमने ये देखा मेरे दोस्त कि इस जनिक कोष्ठ में एक और छिद्र दिखाई दिया। ये लीजिए, ये रहा छिद्र। इस जनिक कोष्ठ में ये जो छिद्र है इसी को बोलते हैं जनन छिद्र। इसी को क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। जनन छिद्र। जब भी बोले ये जनन छिद्र कहां स्थित होता है? आप देखो ये जनन छिद्र जो है ये जनिक कोष्ठ की कौन सी सतह पर? अधर सतह पर स्थित। हमने बोला अधर सतह पर स्थित। भाई ये जनिक छिद्र है तो ये खुला तो नहीं हो सकता, इसके चारों तरफ कोई ना कोई तो आवरण होना चाहिए। आपने कहा सर बिल्कुल होना चाहिए। तो हमने क्या देखा? ये जो जनिक छिद्र था, इस जनिक छिद्र के चारों तरफ हमें एक आवरण दिखाई दिया। ये लीजिए, ये जो आवरण है ये एग्जैक्टली में असममित काइटिन की प्लेट है, जिन्हें अपन बोलते हैं गोनेपोफाइसिस। ये मेरे पास है गोनेपोफाइसिस। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है गोनेपोफाइसिस। जब भी कोई कहे गोनेपोफाइसिस क्या है तो आप कहोगे ये असममित काइटिन की प्लेटें हैं जो किसको घेरे रहती है? जो कि नर जनन छिद्र को घेरे रहती है। तो ये क्या है? हमने बोला असममित काइटिन प्लेट्स। किसको घेरे रहती है? हमने बोला नर जनन छिद्र को घेरे रहती है। तो हमने बोला ये नर जनन छिद्र को घेरे होती है। पूछेगा सर ये बताओ ये जो मेरे पास गोनेपोफाइसिस है जो कि नर जनन छिद्र को घेरे रहती है, ये किसको दर्शाती है? ये नर की बाह्य जननेंद्रिया को दर्शाती है। तो मैंने बोला ये नर की बाह्य जननेंद्रिया को दर्शाती है। नर की बाह्य जननेंद्रिया को दर्शाती है। कौन?
हमने बोला गोनेपोफाइसिस। ये पूरी की पूरी कहानी किसके बारे में? नर के जननी कोष्ठ के बारे में। सवाल था सर ये तो आपने नर जननी कोष्ठ के बारे में बताया, अगर कोई पूछे मादा जननी कोष्ठ के बारे में बताओ तो सुनो। अगर कोई कहे मादा जननी कोष्ठ के बारे में बताओ तो ध्यान रखना, जब भी मादा जननी कोष्ठ के बारे में बात करके चले या मादा जनन कोष्ठ के बारे में बात करके चले तो आप मान लेना ये मेरे पास मादा जननी कोष्ठ है। कोष्ठ ये मेरे पास है मादा जनन कोष्ठ। जब भी बोलिए मादा जनन कोष्ठ किससे मिलके बनता है? भैया मादा जनन कोष्ठ का निर्माण 3 स्टर्नम से होता है। कौन कौन से? हमने बोला 7th प्लस 8th प्लस 9th स्टर्नम। ये तीनों के तीनों स्टर्नम मिलके किसका निर्माण करते हैं? हमने बोला ये मादा जनन कोष्ठ का निर्माण करते हैं। अब इस मादा जनन कोष्ठ के 3 भाग हैं, 2 भाग हैं। हमने बोला ये मादा जनन कोष्ठ का हमने बोला अग्रभाग और ये नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये मादा जनन कोष्ठ का पश्च भाग। पश्च भाग पूछेगा सर बताइए इनके बारे में, बड़े ध्यान से देखना बेटा। हमने क्या बोला कि मादा जनन मार्ग के अग्रभाग, जननी कोष्ठ के जो अग्रभाग था उस अग्रभाग में ये सबसे पहले आके खुली। ये अपने पास वेजाइनल ओपनिंग है जिसे बोलते हैं मादा जनन छिद्र, जो कि वेजाइना का द्वार है। ये क्या है? मादा जनन छिद्र है। नेक्स्ट हमने बोला इस मादा जनन छिद्र है, अगर हम और थोड़ा सा देखें तो इसके इस साइड में यहां पे हमें यहां पे ये इसके बगल में ही एक और छिद्र दिखाई दिया। हमने बोला ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है ये एग्जैक्टली में स्पर्मेथिकल छिद्र है। ये स्पर्मेथिका का छिद्र है। बोला सर ठीक है, यहां पे एक तीसरा छिद्र और भी होता है। हमने बोला ये रहा, ये मेरे पास कोलेटेरियल ग्लैंड का छिद्र है। ये मेरे पास है कोलेटेरियल ग्रंथि छिद्र। टोटल मिला के ये 3 तरह के छिद्र है जो किसमें पाए जाते हैं? मादा जनन कोष्ठ में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी माता ने भी लिखा है। क्या लिखा है एनसीईआरटी माता ने? कि 7th अदरक नौकाकार होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। 8th 9th अदरक के साथ मिलके जनन कोष्ठ बनाता है। तो जनन कोष्ठ किससे बना? 7th 8th एंड 9th स्टर्नम से बना। नेक्स्ट ये कह रहा है जनन कोष्ठ के अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र एंड सम पार्सिक ग्लैंड दैट इज कोलेटेरियल ग्लैंड, इसका छिद्र पाया जाता है। ये 3 छिद्र पाए जाते हैं किसमें? मादा जनन कोष्ठ में। चले भैया, तो ये बन गया मादा जनन कोष्ठ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं, अब वो बात करते हैं कॉकरोच के पाचन तंत्र के बारे में। बेटा जब भी कोई बात करके चले कॉकरोच का पाचन तंत्र, तो कॉकरोच का पाचन तंत्र उसकी देह गुहा में स्थित होता है और यह पाचन तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। अग्र आंत्र, इस अग्र आंत्र को अपन बोलते हैं फोरगट। दूसरा मध्य आंत्र जिसे हम बोल के चलते हैं मिडगट। तीसरा अपने पास पश्च आंत्र जिसको अपन बोलते हैं हाइंडगट। आपको बता दूं कि पूरी की पूरी अग्र आंत्र जो था वो क्यूटिकल से आश्रित होती है। मध्य आंत्र जो था उस पर क्यूटिकल का आवरण नहीं पाया था, लेकिन पचित भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण कहां होता है? मध्यांत्र में होता है। हाइंड गट जो था, इस हाइंड गट में देखें, इस पश्चात्र में देखें तो ये पश्चात्र मध्यांत्र से क्या होता है? चौड़ा होता है। इसमें भी क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। ये 3 भागों में बटा होता है।
तीन भाग कौन से? सबसे पहले क्षुद्रांत्र जिसे बोलते इलियम, दूसरा है वृहदांत्र जिसे बोलते कोलन, एंड तीसरा है मलाशय जिसे बोलते रेक्टम। इन तीन भागों में बटा होता है कौन? पश्चात्र, इलियम, कोलन तथा रेक्टम। अब हम डायग्राम में चीज समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये हमने एनसीईआरटी माता का डायग्राम आपके सामने लिया। अगर इस एनसीईआरटी माता के डायग्राम को देखें तो हमने ये देखा कि मान लीजिए ये कॉकरोच का ये वाला जो भाग है ये कॉकरोच का मुख है। मुख किस में जाके खुलेगा? मुख गुहा में, और मुख गुहा जो थी उस मुख गुहा में ही आके खुलती है लार ग्रंथियां। क्या खुलती है? लार ग्रंथियां। सवाल यह था कि कॉकरोच में लार ग्रंथियां कितनी होती है? ध्यान रखना, लार ग्रंथि जो होती है वो 1 पेयर होती है। कॉकरोच में लार ग्रंथि कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। कैसी होती है? हमने बोला द्विपालित होती है। एक जोड़ी होती है, द्विपालित होती है। पूछेगा लार ग्रंथियों का क्या काम? अरे नाम ही लार ग्रंथि है, तो मैंने बोला ये लार का स्रावण करती है। ये लार का स्रावण करती है। कौन? लार ग्रंथियां। आप देखिए लार ग्रंथियों के बीच में आपको ये पीले रंग का भाग दिखाई दे रहा है। यस, ये पीले रंग का भाग दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं लार कुंड, स्लाइवरी रिजर्वोयर। ये लार कुंड नाम से ही पता चल रहा है ये क्या काम करता है? लार का संग्रहण। ये काम है किसका? किसका काम है? लार कुंड का काम है लार का संग्रहण करना। अब हमने बोला कि भोजन जो था वो मुख से ग्रहण किया, वो मुख गुहा में आया, मुख गुहा से होता हुआ वो पहुंचा वो ग्रसनी में। ग्रसनी किसको बोलते हैं? फेरिंग्स को। और वहां से होता हुआ भोजन आगे आया। ये अगले वाला भाग है ग्रिसिका। इस ग्रिसिका को ही इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस से भोजन आया और भोजन आके इस भाग में हो गया इकट्ठा। ये जो भाग है इसे बोलते हैं सशस्त्र, या मैं कहूं इसे ही बोलते हैं इंग्लिश में क्रोप। आप क्रोप वर्ड याद रखना। क्या बोलते हैं? क्रोप। ध्यान रखना, इस क्रोप का काम है भोजन का संग्रहण करना, और भोजन का सर्वाधिक पाचन भी कहां होता है? क्रोप में। तो हमने बोला ये भोजन संग्रहण करता है, पहली बात। और दूसरी बात, भोजन का सर्वाधिक पाचन भी कहां होता है? वो भी क्रोप में। मतलब सर्वाधिक पाचन का स्थल जो है वो भी अपने पास क्या है? क्रोप। चले, ये क्रोप आगे जाके किस में खुला? बेटा ये क्रोप जो था ये आगे जाके खुला, वो आगे जाके खुला पेसनी में। आपको बता दो इस पेसनी को ही बोलते गिजार्ड। इस पेसनी को भी बोलते हैं गिजार्ड। क्या बोलते हैं? गिजार्ड। मतलब क्रोप किस में जाके खुला? पेसनी में खुला, गिजार्ड में खुला। तो इस मुख से लेके गिजार्ड तक का भाग, इस मुख से लेके गिजार्ड तक का भाग ये किस में आता है? अग्रांत्र में आता है। किस में आता है? अग्रांत्र में आता है। अब सवाल था सर एक बात बताओ, क्या अगर बात करके चले तो इस गिजार्ड का क्या काम था? क्या काम था? और इस गिजार्ड के बाद भोजन आगे कहां गया? बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। यस, हमने बोला बच्चे, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी कि क्रोप जो था उस क्रोप में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, और वो मेरे पास है आंशिक पचित भोजन। तो हमने मान लिया ये मेरे पास जो भाग है ये मेरे पास क्या है? हमने बोला ये मान लीजिए मेरे पास क्रोप था, और इस क्रोप के अंदर ये मैंने बोला जो गुलाबी रंग का भरा पड़ा है मेरे पास, ये आंशिक पचित भोजन है।
ये मेरे पास है दोस्त आंशिक पचित भोजन। बोला सर ठीक बात है। हुआ क्या, हमने बोला इस क्रॉप से भोजन जो आगे जाएगा वो किस में जाएगा, गिजार्ड में जाएगा। कहां जाएगा, गिजार्ड में जाएगा। हमने ये देखा ये गिजार्ड जो था इसकी भित्ति को अगर देखें तो उसमें दो परतें हैं। ये बाहर वाली बाहरी परत है, ये वर्तुल पेशी की बनी हुई परत है। तो बाहरी मोटी वर्तुल पेशी परत, ये बाहर की है, मोटी है, किसकी है, वर्तुल पेशी की बनी हुई परत है। पूछेगा अंदर वाली, हमने बोला ये अंदर वाली है। ये मेरे पास है आंतरिक मोटी क्यूटिकल परत। तो जब भी बोले गिजार्ड की भित्ति में कितनी परत, दो परत, बाहर वाली वर्तुल पेशी की परत, अंदर वाली क्यूटिकल की परत। और ये परत किस में पाई जाती है, हमने बोला ये पेशणी में, दैट इज गिजार्ड में पाई जाती है। चले, हमने क्या देखा, हमने देखा इस गिजार्ड के अग्रभाग को ध्यान से देखना। इस गिजार्ड के अग्रभाग में हमने देखा यहां पे ये दांत के समान संरचना दिखाई दी। और ये टोटल कितने थे संख्या में, 6। हमने बोला ये जो अपने पास दांत के समान दिखाई दी ये एग्जैक्टली में काइटिनस टीथ थे। कितने थे, 6 काइटिनस टीथ। ये मेरे पास है, ये 6 काइटिनस टीथ है जो कहां पाए गए, गिजार्ड में पाए गए। अब देखो गिजार्ड को हिंदी में क्या बोला था, पेसणी। और पेसणी वो है जो पिसाई कर दे। हुआ क्या था, क्रोप से जो ये आंशिक पचित भोजन आया था, ये दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। मतलब भोजन की क्या काम करते हैं, पिसाई। तो जब भी पूछे कि बताओ ये काइटिनस टीथ क्या काम करते हैं, हमने बोला भोजन की पिसाई करते हैं, बोला सर ठीक बात है। चले, हमने आपसे बोला था कि मुख से लेके गिजार्ड तक का भाग कौन सा हो गया था, अग्रांत्र का भाग हो गया था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्टली में मिडगट है, जहां पे भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। सर्वाधिक अवशोषण का स्थल। भोजन के सर्वाधिक अवशोषण का स्थल क्या है, मध्यांतर है। बोला सर ठीक है। यहां पे देखो, हमने बोला भोजन जो था वो क्या काम करेगा, वो इस गिजार्ड से होता हुआ कहां आएगा, इस मध्यांत्र में आएगा। लेकिन हमने क्या देखा, अग्रांत्र और मध्यांत्र के बीच में तो यहां पे एक कपाट है, और इस कपाट को क्या बोलते हैं, स्टोमोडियम वाल्व, स्टोमोडियम कपाट बोलते हैं। ये कपाट क्या काम करता है, जब ये कपाट खुलेगा तो गिजार्ड से भोजन कहां जाएगा, मध्यांत्र में आ जाएगा। मतलब अग्रांत्र से भोजन कहां जाएगा, मध्यांत्र में आ जाएगा। भोजन के उल्टे प्रवाह को रोकता है, मध्यांत्र से वापस जाने से रोकता है। तो ये भोजन के उल्टे प्रवाह को रोकता है। यह भोजन के उल्टे प्रवाह को रोकने का काम करता है। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना,
हमने एक चीज और देखी, क्या देखा? हमने ये देखा कि ये मेरे पास है अग्रांत्र, ये मेरे पास है मध्यांत्र, इन दोनों के संधि युक्त भाग पर यहां पर पाए गए हिपैटिक सिक्का, यहां पे पाए गए हिपैटिक सिक्का, ये देखिए, ये रहे यकृतीय अंधनाल, इन्हीं को बोलते हैं हिपैटिक सिक्का। पूछेगा ये यकृतीय अंधनाल कहां पर पाए जाते हैं? आप कहोगे अग्रांत्र और मध्यांत्र की संधि पर उपस्थित। हमने बोला ये 6 से 8 अंध नलिकाओं, अंध नलिकाओं की वलय है। कहां पर स्थित? हमने बोला ये अग्रांत्र, ये अग्रांत्र, ये रहा भाग, एंड दूसरा मध्यांत्र, अग्रांत्र और दूसरा ये रहा मध्यांत्र, तथा मध्यांत्र की संधि पर स्थित। पूछेगा गुरुजी ये हिपैटिक सिक्का जो है ये क्या काम करते हैं? हमने बोला इनका काम है पाचन रसों का श्रावण करना। हमने बोला ये पाचन रसों का श्रावण करते हैं। नेक्स्ट, यहां पे देखिए ये मेरे पास हमने बोला था इलियम, कोलन और रेक्टम, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मेरे पास बना रहे पश्चात्र। ये तीनों के तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये तीनों के तीनों मिलके बना रहे पश्चात्र। हमने देखा ये मध्यांत्र रहा, ये पश्चात्र रहा, और इन दोनों के संधि पर आपको ये दिखाई दे रही है नलिकाएं। ये मेरे पास नलिका है, इन्हें बोलते हैं मेलपिगियन नलिका। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं मेलपिगियन नलिका। जब भी कोई कहे कि सर ये मेलपिगियन नलिका क्या है, हमने बोला ये होती है 100 से 150 नलिकाएं। ये अपने पास 100 से 150 नलिकाएं हैं। कहां पर पाई जाती है? मध्यांत्र तथा पश्चात्र की संधि पर उपस्थित। की संधि पर उपस्थित क्या काम करती है? हमने बोला मुख्य उत्सर्जी संरचना है। मतलब कॉकरोच में कई सारी उत्सर्जी संरचनाएं होती है, उनमें सबसे मुख्य उत्सर्जी संरचना कौन सी है? मेलपिगियन नलिकाएं, मेलपिगियन नलिकाएं। यस, चले ये पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया कॉकरोच का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बाद अब हम अगले के बारे में बात करते हैं। अगला मेरे पास है कॉकरोच का श्वसन तंत्र। बेटा कॉकरोच में श्वसन के लिए पूरे के पूरे तंत्र शरीर में श्वास नली का जाल पाया जाता है, श्वास नली का जाल पाया जाता है। तो श्वसन किसके द्वारा होता है? तो हमने बोला ट्रेकियल तंत्र के जाल द्वारा।
तो जब भी बोले बताओ कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है, हमने बोला ट्रेकियल तंत्र के जाल के द्वारा होता है। क्या श्वसन? पूछेगा सर, हमने कहा जी हां। आप ये बताओ इसका जो ट्रेकियल तंत्र होता है उस ट्रेकियल तंत्र के द्वार को क्या बोलते हैं? बेटे इनका जो ट्रेकियल तंत्र होता है जिसके द्वारा बाहर की वायु शरीर में प्रवेश करती है उसे बोलते हैं स्पाइरेकल। तो हमने बोला ट्रैकियल तंत्र के द्वार को स्पाइरेकल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरेकल कहते हैं। पूछेगा सर एक बात बताओ, ये स्पाइरेकल जो है जो कि ट्रेकियल तंत्र का जाल है ये कहां पर पाया जाता है? बड़े ध्यान से देखो, हमने जब कॉकरोच को देखा तो हमने बोला ये कॉकरोच के शरीर का कौन सा भाग है? आपने कहा सर वक्ष भाग है। ये कौन सा भाग है? हमने बोला ये शरीर का उदर भाग है। जब भी ट्रेकियल सिस्टम के जाल के बारे में बात करी तो हमने बोला कि ट्रेकियल सिस्टम के दो द्वार तो रहे मीजोथोरैक्स में, ट्रेकियल सिस्टम के ये दो द्वार रहे ये मेटाथोरैक्स में रहा, एक जोड़ी द्वार ये रहा, एक जोड़ी द्वार ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा एंड ये रहा। तो जब भी कोई कहे स्पाइरेकल की संख्या, अगर कोई कहे स्पाइरेकल की संख्या तो ध्यान रखना कॉकरोच में स्पाइरेकल की संख्या कितनी है? वो टोटल मिला के 10 जोड़ी। जब भी बोले कॉकरोच में स्पाइरेकल्स की संख्या कितनी है आप कहोगे 10 जोड़ी। बोला सर कैसे? भैया यहां पे देखना, यहां पे टोटल मिला के 2 जोड़ी स्पाइरेकल है जो कहां पे उपस्थित है? वक्ष पर उपस्थित है। तो हमने बोला ये मेरे पास है 2 जोड़ी वक्षीय स्पाइरेकल। हमने बोला यहां पे देखना आप, ये मेरे पास टोटल मिला के कितने हुए? 8 जोड़ी। ये मेरे पास हुए 8 जोड़ी उदरीय स्पाइरेकल्स। तो हमने बोला 2 जोड़ी कहां पर? वक्षीय भाग में। 8 जोड़ी कहां पर? उदरीय भाग में। तो टोटल मिला के कितने स्पाइरेकल हो गए? हमने बोला 10 जोड़ी स्पाइरेकल हो गए। सवाल था गुरुजी ठीक है, लेकिन ये बताओ इन स्पाइरेकल के द्वारा वायु गई कैसे? बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो। हमने ये पूरा का पूरा जाल बनाया। हमने कहा इस जाल को बड़े ध्यान से देखना। ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये द्वार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास है स्पाइरेकल। ये स्पाइरेकल थी वो जगह थी जहां से वायु प्रवेश करती है। तो मैंने बोला स्पाइरेकल क्या है? वायु के प्रवेश का स्थल, बाहरी वायु के प्रवेश का स्थल। ये बाहरी वायु के प्रवेश का स्थल है जिसे क्या बोल दिया? स्पाइरेकल। बोला सर ठीक है। हमने क्या देखा, इस स्पाइरेकल पर यहां पर ये लाल रंग की संरचना दिखाई दे रही है, ये है अवरोधनी। या मैं कह दूं ये मेरे पास है कपाट। ये अवरोधनी और कपाट क्या काम करता है? ये इस स्पाइरेकल के खुलने का नियंत्रण करता है। तो हमने बोला ये क्या काम करता है? हमने बोला स्पाइरेकल के खुलने का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। ये स्पाइरेकल के खुलने का नियंत्रण करता है। कौन? अवरोधनी या कपाट। अब यहां पे देखिए, ये मेरे पास जो चौड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस चौड़े भाग को अपन बोलते हैं एट्रिया।
इस चौड़े भाग को क्या बोलते हैं? एट्रिया। और यहां पे ये जो जाल आपको दिखाई दे रहा है, ये जाल कुछ और नहीं, इन जाल को अपन ने बोल दिया ट्रेकिया। क्या बोल दिया? ट्रेकिया। आप मान लो ये मेरे पास कोई ऊतक है। आपको पता है मेरे दोस्त, एक ऊतक में खूब सारी कोशिकाएं होती है। हमने बोला जी बिल्कुल। तो ये हरे रंग की जो मेरे को दिखाई दे रही है, ये मेरे पास है कोशिकाएं। मेरे पास है कोशिकाएं। हमने बोला ये ट्रेकिया किसी भी ऊतक में जाएगी और ऊतक में जाके कई सारी शाखाओं में बट जाएगी। ये रही मेरे पास शाखाएं। इन शाखाओं को ही बोलते हैं ट्रैक्यूल्स। इन शाखाओं को क्या बोलते हैं? ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। ध्यान रखना, ये ट्रैक्यूल ही वो जगह थी जो गैसीय विनिमय करने में सहायता करती है। क्या करती है? गैसीय विनिमय का स्थल। ये गैसीय विनिमय का मुख्य स्थल है। पूछेगा गुरुजी ये गैसीय विनिमय तो करती है, लेकिन कैसे? हमने बोला विशरण द्वारा। कैसे करती है? ये करती है विशरण द्वारा। ये गैसीय विनिमय का स्थल है, और गैसीय विनिमय किसके द्वारा करती है? हमने बोला विशरण के द्वारा करती है। यस, चले भैया नेक्स्ट। अगला मेरे पास है श्वसन तंत्र के बाद परिसंचरण तंत्र। आपको पता है कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण पाया जाता है। और जहां पे भी खुला परिसंचरण होगा, याद रखना वहां पे रक्त वाहिनियां कम विकसित होगी, और रक्त जो था वो एक गुहा में भरेगा, और उस गुहा को बोलते हैं हीमोसील। हीमोसील। और वो जो रक्त है उसे बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। याद करो, परिसंचरण तंत्र में तुमने पढ़ा होगा कि ओपन सर्कुलेशन में रक्त जो था वो गुहा में भरा होता है, उस गुहा को बोलते हीमोसील, और उसी में शरीर के अंग डूबे हुए होते हैं। तो रक्त में ही डूबे होते शरीर के अंग, मतलब रक्त के सीधे संपर्क में होते हैं ऊतक तथा कोशिकाएं। अब सवाल था, गुरुजी मान लो हम इस हीमोलिम्फ को, अगर हम इस हीमोलिम्फ को ले, तो इस हीमोलिम्फ के कितने भाग? बेटा इस हीमोलिम्फ के 2 भाग। पहले भाग को बोलते हैं रंगहीन प्लाज्मा, एंड दूसरा जो भाग होता है वो होते हैं रुधिराणु, जिसको बोलते हैं हीमोसाइट। इन 2 चीजों से मिलकर बना होता है क्या? हीमोलिम्फ। क्या बना होता है? हीमोलिम्फ। सवाल था, गुरुजी एक बात बताओ, क्या अगर हम कॉकरोच के हार्ट को देखें तो? बिल्कुल, हम कॉकरोच के हृदय को देख लेते। ये लो, हमने बोला कॉकरोच के हृदय को देखें तो हृदय में 13 कक्ष होते हैं, और वो शरीर की पृष्ठ सतह पर स्थित होता है। तो हमने बोला पृष्ठ सतह पर स्थित, पहली बात। और कितना? हमने बोला 13 कक्षीय हृदय। बेटा जैसे हमारे हृदय में कितने कक्ष? 4। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष? 13 कक्ष। अब देखो, मान लीजिए कॉकरोच के शरीर का अग्रभाग है। ये शरीर का कौन सा भाग हुआ? पश्च भाग। सीधी बात है। बोला हां। हमने बोला कॉकरोच के शरीर में हमने बोला खूब सारे खंड थे, और उसमें हृदय जो है, उस हृदय में भी टोटल कितने चैम्बर है, कक्ष है? कितने कक्ष है? आपने बोला हृदय 1 है, और कक्ष कितने हैं? आपने बोला 13 कक्ष है। हमने कहा ठीक है। आप देखो कॉकरोच के हृदय का ये जो सबसे ऊपर दिखाया गया है, ये सबसे पहले नंबर का कक्ष है, और ये सबसे नीचे दिखाया गया है, ये 13 नंबर का कक्ष है। बेटा कॉकरोच के हृदय का ये जो सबसे पहले दिखाया गया कक्ष है, इसको बोलते हैं अग्र महाधमनी।
इसको बोलते अग्र महाधमनी। जब भी बोले अग्र महाधमनी क्या है, हमने बोला कॉकरोच के हृदय का प्रथम तथा सबसे बड़ा कक्ष। प्रथम तथा सबसे बड़ा कक्ष। प्रथम तथा सबसे बड़े कक्ष को क्या बोलते हैं? अग्र महाधमनी बोलते हैं। बोला ठीक है। यहां पे आप देखो, यहां पे आप देखो, आपको ये काली काली सी स्ट्रक्चर कुछ दिखाई दे रही होगी। ये एग्जैक्टली में एलेरी मसल्स है, एलेरी फेसी है। जब भी पूछे कि बताओ कॉकरोच में एलेरी पेशी कितनी, हमने बोला ये एलेरी मसल जो है ये 12 जोड़ी है। पूछेगा ये किसमें सहायता करती है? बेटा इन पेशियों में संकुचन और अनुशिथिलन होता है, तभी रक्त का क्या होता है? प्रवाह। तो या रक्त का क्या होता है? परिसंचरण। तो हमने बोला ये रक्त परिसंचरण में सहायक। रक्त परिसंचरण में सहायक है। बोला ठीक है सर, अब बताओ गुरुजी। हमने कहा और पूछो। बोला सर ये क्या है? हमने बोला ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हार्ट के कक्ष है, हृदय कक्ष है। जब भी पूछे कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष है, हमने बोला टोटल मिला के 13 कक्ष। और ये कक्ष कैसे दिखाई देते हैं? हमने बोला कीपाकार। कैसे? कीपाकार। अब ध्यान रखना, हर एक कक्ष में एक जोड़ी छिद्र मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं ओस्टिया। तो मैंने बोला प्रत्येक कक्ष में एक जोड़ी ओस्टिया पाए जाते हैं। जाते हैं। पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ, अगर हम मान ले कि ये हृदय के कक्ष है, हमने कहा हां, और आप कह रहे हो हर एक कक्ष में एक जोड़ी छिद्र है, हमने बोला यस, ये एक जोड़ी ओस्टिया हर एक कक्ष में है। हमने बोला ये हरे रंग के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एग्जैक्टली अपने पास क्या है? ओस्टिया। ये अपने पास क्या है? ओस्टिया है। बोला सर ठीक बात है। हमने क्या देखा कि दो कक्षों के बीच में कपाट पाया जाता है। ये लो, ये कक्षों के बीच में ये जो कपाट है, ये मेरे पास है कपाट। ये ब्लड के उल्टे प्रवाह को रोकने का काम करता है। सवाल था सर इन कक्ष को कैसे काउंट करें? भैया ये मान लो 13 नंबर का कक्ष है, ये 12 नंबर का है, ये 11 नंबर का है, ये 10 नंबर का है। मतलब ये हुआ कि जब भी हृदय में देखेंगे तो ब्लड जो हृदय के कक्ष के अंदर प्रवेश करेगा वो ओस्टिया के द्वारा ब्लड प्रवेश करता है। तो हमने बोला यहां पे क्या किया? हीमोसील से रक्त ओस्टिया के द्वारा हार्ट में प्रवेश करता है। तो जब भी पूछे बताओ ये ओस्टिया का क्या काम था, तो हमने बोला हीमोसील से इन्हीं के द्वारा हृदय के अंदर रक्त प्रवेश किया, और वो रक्त जो था वो लगातार हमने बोला बाहर से इन ओस्टिया के द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करता रहेगा। ठीक है भैया। फिर हमने बोला फिर ये रक्त जो था ये 13 चैम्बर से जाएगा किधर? 12 नंबर में, 12 से 11 नंबर में, 11 से 10 नंबर में। मतलब पूछेगा कि नीचे से रक्त का प्रवाह किधर हुआ? अरे नीचे से रक्त का प्रवाह जो था वो लगातार ऊपर की तरफ हुआ,
और फिर ये रक्त जो था ये हीमोसील में किधर आया, आगे से पीछे की तरफ आया। तो अगर कोई कहे कि रक्त प्रवाह की दिशा, हार्ट में रक्त प्रवाह की दिशा, तो हृदय में रक्त कहां जा रहा है, पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ। हमने बोला पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ। पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ। जब भी पूछे कि बताओ हीमोसील में रक्त प्रवाह की दिशा, हीमोसील में रक्त प्रवाह की दिशा, कितनी होगी? हमने बोला हीमोसील में रक्त प्रवाह की दिशा किधर, अग्र से पश्च। हमने बोला अग्रभाग से पश्च भाग की तरफ। ये लीजिए, अग्रभाग से पश्च भाग की तरफ। यस, चले भैया, ये हमने बात कर ली कोकरोच के परिसंचरण तंत्र के बारे में। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें बात करना है कोकरोच का उत्सर्जन तंत्र। बेटा याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि कोकरोच जो था उस कोकरोच में उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है, मैलपीगियन नलिकाएं पाई जाती है, जो कि उत्सर्जन का काम करती है। इन मैलपीगियन नलिकाओं की क्या खास बात थी कि प्रत्येक मैलपीगियन नलिका जो होती है वो ग्रंथिल होती है एंड रोम युक्त उपकला, मतलब सीलिएटेड उपकला से आश्रित होती है। चले, पूछेगा कि पूरी की पूरी कहानी क्या हुई, तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ये हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा यूरिक अम्ल में बदल देती है। किस में बदल देती है बेटा, यूरिक अम्ल में बदल देती है। और इस यूरिक अम्ल को पश्चात्र के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोशिकाओं में बनती अलग चीज थी। क्या बनता था? कोशिकाओं में बनता था पोटेशियम यूरेट। ये पोटेशियम यूरेट बना था। इस पोटेशियम यूरेट को किसमें बदल दिया? यूरिक एसिड में बदल दिया। किसमें बदल दिया? यूरिक एसिड में बदल दिया। किसने बदल दिया? मैलपीगियन नलिकाओं की सेल ने। मैलपीगियन नलिकाओं की सेल ने। हमने बोल दिया मैलपीगियन नलिका। मैलपीगियन नलिका ने इस पोटेशियम यूरेट को किसके में बदल दिया? यूरिक अम्ल में। और अब याद करो, इस यूरिक अम्ल का ही क्या काम करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो हमने बोला, जब भी बोले कोकरोच का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरिकोटेलिक जंतु। तो कोकरोच या कीट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं यूरिकोटेलिक जंतु। सवाल था, गुरुजी क्या आपने बोला कि मैलपीगियन नलिका है, यह तो मुख्य उत्सर्जी अंग है, क्या इसके अलावा भी कोई उत्सर्जी संरचना है? हमने कहा इनके शरीर में फैट बॉडी जो थी वो भी उत्सर्जन का काम कर रही थी, नेफ्रोसाइट जो थी वो भी उत्सर्जन का काम कर रही थी, और यूरिकोज ग्रंथियां भी उत्सर्जन का काम करती है। लेकिन ये यूरिकोज केवल मेल में उपस्थित है, केवल मेल में उपस्थित, केवल और केवल मेल कॉकरोच में पाई जाती है। फीमेल में यूरिकोज ग्रंथियां नहीं पाई जाती। चले भैया नेक्स्ट। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं
थोड़ा आगे बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र के बारे में। बेटा याद रखना, कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र जो है वो कहां पर स्थित होता है? वो शरीर की अधर सतह पर स्थित होता है। जब भी पूछे तंत्रिका तंत्र कहां, हमने बोला शरीर की अधर सतह पर स्थित। पर स्थित। अब बच्चे हम हैं वो पूरे के पूरे कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र का डायग्राम आपके सामने बनाया है। अब इस डायग्राम में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को लेबल करके जाऊंगा, फालतू की चीजों के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। ध्यान से देखना, हमने बोला कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र का ये जो ऊपर वाला भाग, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं सुप्रा ईसोफेगल सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। इसको अपन बोलते हैं सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। जब भी कोई पूछे सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया है क्या, तो हमने बोला ये कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र का वो भाग है जो सिर में स्थित होता है। ये कहां स्थित होता है? हमने बोला सिर में स्थित। ये सिर में स्थित होता है। अरे ये सिर में स्थित होता है, अगर सिर में स्थित होता है तो इसी भाग को बोलते हैं ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं? हमने बोला इसे ब्रेन कहा जाता है। जब भी बोले कॉकरोच का ब्रेन किसे कहा जाता है, हम कहेंगे सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया जो है वो सिर में स्थित होता है, इसे ही कहा जाता है ब्रेन। पूछेगा यहां से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहां जाती है, तो मैंने बोला इसकी तंत्रिकाएं कहां जाती है? आंखों में तथा एंटीनों में। तो मैंने बोला इसकी तंत्रिकाएं तंत्रिकाएं आंखों में तथा एंटीना में जाती है। इसकी तंत्रिकाएं कहां जाती है? आंखों में तथा एंटीना में जाती है। बोला सर ठीक बात है। पूछेगा सर आप एक बात बताओ, अगर हमसे कोई कहे कि आप हमें बताओ कि उदरीय भाग में कितने गैंग्लिया पाए जाते हैं और वक्षीय भाग में कितने गैंग्लिया पाए जाते हैं, हमने बोला ये रहे 3 वक्षीय गैंग्लिया, वक्षीय भाग में कितने गैंग्लिया पाए जाते हैं? 3। वो पूछेगा उदरीय भाग में कितने पाए जाते हैं, हमने बोला ये रहे 6 उदरीय गैंग्लिया। उदरीय गैंग्लिया। वो पूछेगा कॉकरोच की नर्व कोड के बारे में बताओ, तो ये कितनी दिखाई दे रही है आपको? 2। क्या दिखाई दे रही है? 2। तो हमने बोला नर्व कोड कैसी है, हमने बोला दोहरी, ठोस, अधर तथा गैंग्लिया युक्त। तंत्रिका रज्जु। जब भी बोले तंत्रिका रज्जु कैसी, आप कहोगे डबल है, अंदर से ठोस है, अधर सतह पे स्थित है और उसमें गैंग्लिया उपस्थित है। ये मेरे पास क्या है? तंत्रिका रज्जु। चले, ये बात आपको याद रखनी है। चले जी, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कॉकरोच में जन्म तंत्र के बारे में। बेटा जब भी बोले कॉकरोच में, सबसे पहले बताओ सर नर जनन तंत्र के बारे में, तो हमने बोला नर जनन तंत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण के बारे में। बच्चे कॉकरोच में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो उसके उदर के चौथे से लेके छठे खंड की पार्श्व सतह पर स्थित होते हैं। और ये वृषण ही तो वो जगह थी जहां पे स्पर्म का निर्माण होता है। तो मैंने बोला यही तो क्या है? स्पर्म के निर्माण का स्थल। चले,
हमने बोला ये स्पर्म के निर्माण का स्थल है और हर एक वृषण से ये हरे रंग की नलिका निकल रही है, जिसको अपन बोलते हैं वास डिफरेंस, दैट इज शुक्र वाहिनी। यही तो मेरे पास है शुक्र वाहिनी। जब भी बोले बताओ नर कॉकरोच में शुक्र वाहिनी की संख्या कितनी, 2, मतलब ये भी कितनी है, हमने बोला 1 जोड़ी है। पूछेगा ये शुक्र वाहिनी क्या काम करती है, अरे शुक्राणुओं का परिवहन करती है, ये शुक्राणुओं का परिवहन करती है। ये क्या काम करती है, हमने बोला बेटा ये शुक्राणुओं का परिवहन करने का काम करती है। कहां से, हमने बोला वृषण से शुक्राणुओं को लेके आएगी शुक्राशय में। कहां लेके आएगी, शुक्राशय में। इसका मतलब ये हुआ कि ये शुक्राशय जो था ये क्या है, हमने बोला ये शुक्राशय जो है ये शुक्राणुओं का संग्रहण स्थल है। क्या है, शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। तो हमने बोला ये स्पर्म्स का संग्रहण करता है। संग्रहण करता है। आप देखो ये शुक्राशय जो है ये इस मशरूम समान दिखने वाली ग्रंथि से घिरा रहता है। किससे घिरा होता है, मशरूम ग्रंथि से। तो हमने बोला ये मशरूम ग्रंथि से घिरा होता है। पूछेगा सर ठीक है, शुक्राणु आए किसके अंदर आए, शुक्राशय में। शुक्राशय किससे घिरा हुआ है, मशरूम ग्रंथि से। और इस मशरूम ग्रंथि का निर्माण 2 प्रकार की नलिकाओं से हुआ, एक लंबी नलिका, दूसरी छोटी नलिका। इन दोनों से इस मशरूम समान ग्रंथि का निर्माण हुआ, जो कि एक सहायक जनन ग्रंथि है, जो कि पुरुष मेल में, जो कि नर में पाई जाती है। कौन से उदरीय खंड में, 6ठे तथा 7वें उदरीय खंड में पाई जाती है। सवाल था गुरुजी एक बात बताओ, आपने बोला शुक्राशय में शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। मैंने कहा हां संग्रहण होता है। और खास बात क्या थी बेटा, खास बात यह थी कि ये शुक्राशय जो था इससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह से शुक्राणु आपस में चिपककर एक बंडल का निर्माण कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं शुक्राणुधर या स्पर्मेटोफोर। तो हमने बोला इसमें शुक्राणु चिपककर बंडल का निर्माण करते हैं, जिसे स्पर्मेटोफोर दैट इज शुक्राणुधर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, शुक्राणुधर कहते हैं। चलिए भैया आप देखिए अपने पास ये जो ग्रंथि है मेरे पास मशरूम ग्रंथि, इसके ऊपर एक और ग्रंथि पाई जाती है फैलिक ग्लैंड। और ये मेरे पास है फैलिक ग्रंथि की नलिका, इसी को बोलते हैं फैलिक नलिका। इसी को क्या बोलते हैं, फैलिक नलिका। यहां पे देखो ये मेरे पास शुक्राशय है, इस शुक्राशय से जो नलिका निकली उसे बोलते हैं स्खलन नलिका। तो हमने बोला ये स्खलन नलिका कहां से, मैंने बोला ये शुक्राशय से निकलती है। कहां से निकलती है, हमने बोला ये शुक्राशय से निकलती है। और ध्यान रखो मेरे दोस्त, ये फैलिक ग्रंथि है, इस फैलिक ग्रंथि का ये रहा छिद्र। हमने बोला इस स्खलन नलिका का ये रहा छिद्र, और इस स्खलन नलिका के छिद्र को ही हम बोलते हैं नर जनन
छिद्र, इसी को बोलते हैं नर जनन छिद्र। ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब यहां पे देखिए, हम गुदालूम के बारे में बात कर चुके थे, नर मादा दोनों में उपस्थित ध्वनि संवेदांग है। गुदासूक के बारे में बात कर चुके थे, नर का मैथुनांग है। यहां पर कूट सीसन, ये कूट सीसन क्या काम करता है? नर व मादा को आपस में चिपकाने का काम करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय नर व मादा को आपस में चिपकाने का काम करता है कौन? कूट सीसन। और ये टीटीलेटर क्या काम करते हैं? मादा जनन छिद्र के ऊपर पाए जाने वाली काइटिन की प्लेट को हटाने का काम कौन करते हैं? टीटीलेटर। क्या काम कौन करते हैं टीटीलेटर? मादा जनन छिद्र के ऊपर स्थित काइटिन की प्लेट को हटाने का काम करते हैं, ताकि मादा जनन छिद्र में गुदासूक को प्रवेश कराया जा सके। यह पूरा का पूरा है नर जनन तंत्र। बात करते हैं हम मेरे दोस्त मादा जनन तंत्र के बारे में। ये लीजिए बच्चे, जब भी कॉकरोच के मादा जनन तंत्र के बारे में बात करके चले तो मादाओं में भी एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, जो कि उदर की पार्श्व सतह पर स्थित होता है। कौन से खंड में? 2 से 6 नंबर के खंड में। अगर यहां पे अंडाशय को देखें तो हर एक अंडाशय जो होता है, अरे हर एक अंडाशय में कितनी अंडाशय नलिका? आप कहोगे जी 8 अंडाशय नलिका। और यहां पे देखिए, इन अंडाशय नलिकाओं में ये आपको चेन दिखाई दे रही है। ये मेरे पास है परिवर्धनशील अंडे की श्रृंखला। ये अपने पास परिवर्धनशील अंडे की श्रृंखला है। अब हमने बोला एक अंडाशय में अंडाशय नलिका कितनी? 8। तो हमने बोला इस अंडाशय में कितने अंडे का परिवर्धन हुआ? 8 का। इस अंडाशय में कितने का हुआ? 8 का। तो एक बार में एक फीमेल कॉकरोच में कितने अंडे बने? 8 + 8 = 16। अब हर अंडाशय में अंडों को लेके आने का काम करती है, वो कौन करती है? अंडवाहिनी। तो ये अंडवाहिनी क्या काम करती है? हमने बोला अंडे का परिवहन करती है। ये अंडे का परिवहन करती है। इस अंडाशय से निकली ये अंडवाहिनी और इस अंडाशय से निकली ये अंडवाहिनी। तो टोटल मिला के अंडवाहिनी कितनी हुई? 2। मतलब ये हुई 1 पेयर। अब यहां पे देखना, ये दोनों अंडवाहिनी आपस में जुड़ गई और क्या बना दी? वेजाइना। तो जब भी पूछे वेजाइना का निर्माण किससे होता है? दोनों अंडवाहिनियों के जुड़ने से होता है। हमने बोला दोनों अंडवाहिनियों के जुड़ने से होता है। दोनों अंडवाहिनियों के जुड़ने से बनती है, क्या बनती है? वजाइना। नेक्स्ट, हमने यहां पे एक चीज और देखी, क्या? हमें यहां पे दिखाई दिया स्पर्मेथिका। अब देखो, मादा के शरीर में ये जो पाउच की तरह की संरचना, इसे बोलते हैं स्पर्मेथिका। ये कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। कौन से खंड पे? उदर के 6ठे खंड पे स्थित होती है। पूछेगा सर इस स्पर्मेथिका का क्या काम? अरे जब नर में मादा मैथुन करते हैं तो नर के शरीर से जो स्पर्म आते हैं वो आके इन स्पर्मेथिका में संग्रहित हो जाते हैं। तो हमने बोला ये क्या काम करता है? स्पर्म्स का संग्रहण करना। तो जब भी बोले ये क्या काम करते हैं, हमने बोला स्पर्म का संग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, अगले मेरे पास है कोलेटेरियल ग्लैंड। याद करो, कॉकरोच में ये वाली जो साइड आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास है राइट साइड। ये इधर दिखाई दे रही है, ये मेरे पास है लेफ्ट साइड। हमने क्या देखा कि एक मादा कॉकरोच जो है उसमें एक जोड़ी कोलेटेरियल ग्लैंड है। कितनी है बेटा? एक जोड़ी कोलेटेरियल ग्लैंड है। पूछेगा ये कोलेटेरियल ग्लैंड क्या कितने जोड़ी है? एक जोड़ी। ये क्या काम करती है? ये निषेचित अंडों के चारों तरफ आवरण बनाती है, और उस निषेचित अंडों के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण क्या बोलते हैं? ऊथिका। तो हमने बोला ये क्या काम करती है? हमने बोला ये ऊथिका का निर्माण करती है। क्या करती है? ऊथिका का निर्माण करती है।
ये ऊथिका का निर्माण करती है कौन? कोलेटेरियल ग्लैंड। तो जब भी बोले कोलेटेरियल ग्लैंड क्या करती है? निषेचित अंडे के चारों तरफ ऊथिका का निर्माण करती है, और वो ऊथिका प्रोटीन का बना हुआ एक आवरण है। यस, यहां पे जाके मादा जनन तंत्र हुआ खत्म। अब सवाल था, सर अगर कोई हमसे एक सवाल पूछे, हमने कहा जी बताओ क्या पूछे, वो कहे कि इस ऊथिका के बारे में बताइए। हमने बोला ऊथिका को बोलते अंड कवच, जो कि निषेचित अंडों के चारों तरफ पाया जाने वाला आवरण है, जिसका स्रावण किसने किया था? कोलेटेरियल ग्लैंड ने किया था। अगर कोई कहे इस ऊथिका का रंग कैसा होता है, यह गहरे लाल से काले भूरे रंग का होता है। वो पूछेगा ऊथिका का आकार कितना होता है? कैप्सूल है, 3/8 इंच के आकार का एक कैप्सूल है। रंग कैसा? गहरे लाल रंग से काले भूरे रंग का होता है, 3/8 इंच लंबा ये क्या है? कैप्सूल है। अब फीमेल जो थी, ध्यान रखना, एक मादा जो थी, उस मादा जो थी वो कितने ऊथिका का निर्माण करती है? एक मादा जो है वो 9 से 10 ऊथिका का निर्माण कर सकती है, और प्रत्येक ऊथिका में 14 से 16 अंडे होते हैं। प्रत्येक ऊथिका में कितने अंडे होते हैं? 14 से 16 अंडे होते हैं, निषेचित अंडे होते हैं। अब ये फीमेल क्या काम करती है? इन ऊथिका को ऐसी जगह पे डालती है जहां पोषक पदार्थ हो, हल्का सा अंधेरा हो और नमी हो। और वो जगह जनरली कहां है? दीवार में जो क्रैक होते हैं वहां पे, या घर में जो अपना स्टोर रूम होता है उन जगह पे जाके इनको चिपकाने का काम करती है कौन? फीमेल कॉकरोच। नेक्स्ट, अब था सर अगर हमसे कोई पूछे कि कॉकरोच में परिवर्धन कैसा होता है, बेटा कॉकरोच में पोरा मेटाबोलस प्रकार का परिवर्धन होता है। मतलब कॉकरोच में कौन सी अवस्था है? निम्फ अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था? निम्फ अवस्था पाई जाती है। और ये निम्फ जो था ये वयस्क से अत्यधिक समानता दिखाता है, ये वयस्क के अत्यधिक समान होता है। और ये निम्फ जो था इसमें लगभग कितनी मोल्टिंग? इसमें लगभग 13 निर्मोचन होता है। कितना निर्मोचन हुआ? इसमें लगभग 13 बार निर्मोचन हुआ, तब जाके किसमें बदला? ये बदला वयस्क में। किसमें बदला? वयस्क में बदला। ध्यान रखना, ये निम्फ जो था ये किसके समान है? ये वयस्क के लगभग समान है। इसमें 13 बार निर्मोचन हुआ, तब जाके क्या बोला? बदला, वयस्क में बदला। और ध्यान रखना, पंख केवल वयस्क में उपस्थित, तो हमने बोला पंख केवल वयस्क में उपस्थित। पंख केवल और केवल किस में उपस्थित होते हैं? वयस्क में उपस्थित होते हैं। वयस्क अवस्था से पहले किसी भी अवस्था में पंख दिखाई नहीं देते, पंख दिखाई नहीं देते। यस, तो यहीं पे जाके कॉकरोच वाला जो पोर्शन था वो हुआ एकदम खलास, एकदम खलास। कॉकरोच वाला पोर्शन क्या हुआ? एकदम खलास। बात करते हैं होमवर्क के बारे में। बेटे जब भी कोई बोले होमवर्क, हमने बोला NCERT रीडिंग। एंड क्वेश्चंस। चले, तो यहां पर जाकर ये वन शॉट लेक्चर हुए वो हुआ खत्म। हम जल्द ही मिलेंगे अगले टॉपिक का वन शॉट लेकर। तब तक के लिए आप सभी खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच गाइज।